हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जियोग्राफी का वीवीआई प्रश्न चैप्टर 1 से संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग से जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सब के बारे में, वीवीआई जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सब के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार के संसाधन है। तो कोयला दोस्तों अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसका जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाए, उसे अनवीकरणीय साधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो ये ए नंबर ऑप्शन होगा, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ख नंबर सही है। अगला तीसरा नंबर है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब तट रेखा से जो तट है, इंडिया का जो ये तट है किनारा, उनसे कितने किलोमीटर तक क्षेत्र अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 200 नैनोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ख सही है। ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। जो डाकू हैं उन लोगों के अर्थव्यवस्था का संबंध किससे संबंधित है। संसाधन संग्रहण से, कि संसाधन के विदोहन से, कि संसाधन के नियोजित दोहन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, संसाधन के विदोहन से। अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। मतलब जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, जो तट के बाद ये समुद्री क्षेत्र स्टार्ट हो जाते हैं, इस क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक जो होता है राजनीतिक सीमा होती है, जहाँ के जो भी संपदा है वो राष्ट्रीय में निहित होती है, राष्ट्रीय संपदा में निहित होती है। तो 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर घ सही है। ये गलती से 12.2 किलोमीटर हो गया, 19.2 किलोमीटर सही आंसर है। अगला है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार के संसाधन है। तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन है। जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार के संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। अगला है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। जो पवन ऊर्जा है वो किस प्रकार के संसाधन है। पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा को हम लोग फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। तो वो है खनिज जो है सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। अगला है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी कोयला जो है इसका भंडार सीमित है। ये समाप्त हो जाने के बाद फिर से इसको प्राप्त करना मुश्किल होता है। अगला है 11 नंबर कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो वो उसके उपयोगिता पर निर्भर करता है। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व
उसके उपयोगिता पर निर्भर करता है। अगला 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव 1968 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार के संसाधन है। किसी सार्वजनिक स्थान पर बना हुआ मंदिर जो है वो किस प्रकार के संसाधन है। व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय, अजैव। तो सामुदायिक है, क्योंकि उस समाज के पूरे लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए वो सामुदायिक है। अगला प्रश्न है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। लिमिट्स टू ग्रोथ, तो लिमिट्स टू ग्रोथ जो नामक पुस्तक है यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। लिमिट्स टू ग्रोथ। अगला प्रश्न है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, और 1997 में सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान में जल संसाधन की कमी है। ऑप्शन नंबर सी जो है जल संसाधन की कमी है। राजस्थान में कौन सी संसाधन की कमी है। तो जल संसाधन की, जल ऊर्जा की। अगला है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था। किनका कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किनका कथन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिमरमैन का कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। इस आईपीसीसी का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है। तो जनेवा में याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी सुमेसर की रचना है। स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो सुमेसर की। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। जो क्योटो सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि हमारे पेट भरने के लिए है। हमारे पास पेट भरने के लिए है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसने कहा था। तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्टॉकहोम में हुआ था दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, ऊपर बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन
है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो वो है 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर जो क्षेत्र है तटरेखा से दूर, उसको सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, 200 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर के क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा में निहित होते हैं? मतलब कि जो समुद्री क्षेत्र है उसमें राजनीतिक सीमा के लिए कितने किलोमीटर तक की दूरी का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा, जो भी संपदा है वो राष्ट्रीय संपदा के रूप में निहित है? तो 19.2 दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? कौन सा प्रवहनीय संसाधन है? तो नदी जो है प्रवहनीय संसाधन है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा दोस्तों याद रखिएगा गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में काली मृदा पाया जाता है, जिसे रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? काली मृदा जो है, काली मिट्टी, वह किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी, जो गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए फेमस है, कपास के लिए अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो दोस्तों याद रखिएगा औद्योगिकरण जो है पर्यावरण प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। मतलब कि औद्योगिकरण होने के कारण ही ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है प्रदूषण फैलाने में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें। थैंक यू।